अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज देखते हैं कि किस तरह से ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन सेक्रेशन हो रही होती है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन। सबसे पहले ये जो है यहाँ पर ये ग्लोमेरुलर कैप्सूल है, वुमेन्स कैप्सूल जैसे कह रहे होते हैं, और यहाँ पर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आ रही होती हैं। यहाँ पर एफरेंट आर्टेरियोल प्रेजेंट होगी और यहाँ पर ईफरेंट आर्टेरियोल प्रेजेंट होगी, दरमियान में टफ्ट ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर से जब फिल्ट्रेशन होती है तो यूजुअली सारा सब्सटेंस फिल्टर हो जाते हैं सिवाय उनके जिनको नेगेटिव चार्ज रिपेल कर रहा है या फिर जिनका साइज़ ज़्यादा है। इधर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं फ़िल्टर होकर, जिसे हम फिल्ट्रेट कह रहे होते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब उन चीज़ों को हमने देखना है कि उन चीज़ों के अंदर क्या चीज़ें ऐड होती हैं इन साइड पर जो एपिथेलियल सेल्स पड़े हुए हैं उनकी तरफ से, ये क्या चीज़ें वापस रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। अब अगर हम इधर पीसीटी का पोर्शन की बात करें, बहरहाल अच्छा, अब हम बात करते हैं इसके कि पीसीटी के सेल के साथ क्या सलूक होता है। तो अगर हम कोई एवरेज एक पीसीटी का सेल बड़ा सा करके बना लें, यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो पूरी रीनल टिब्यूल के अंदर उसके जो सेल्स होती हैं उनकी साइड्स होती हैं। एक ये लुमिनल साइड होती है क्योंकि टिबुलर लिमन की तरफ है, और ये बेसोलेटरल साइड पर सारे जो रीनल टिब्यूल्स हैं उनके पास सोडियम पोटेशियम एटीपेज पड़ा होता है। ठीक है, एटीपेज है यानी एटीपेज ने खुद एटीपी तोड़ी है, तो कौन से ट्रांसपोर्ट हो रही है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसने 3 सोडियम बाहर फेंकने होते हैं, 2 पोटाशियम इसने अंदर लाने होते हैं। ठीक है, सोडियम जब यहाँ से बाहर फेंकी जा रहा है और यहाँ पर भी सोडियम ज़्यादा है, इस वाले पोर्शन में सोडियम कम हो जाते हैं। हम सोडियम कहेगा मैंने यहाँ से अंदर आना है। ओके, हम सोडियम के लिए डिफरेंट रास्ते क्रिएट करते हैं। यहाँ पर पहला उसके पास ऑप्शन है कि सोडियम जो है वो अंदर आ जाए। ठीक है, ये ट्यूब्यूल के अंदर से उसने अंदर आना है, यहाँ पर तो इंटरस्टिशियम होगी। ओके, साथ अपने लिया है ग्लूकोज को। ठीक है, अब इसके अंदर सोडियम जो होगा तो डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट अंदर आ रहा है, पर ग्लूकोज डाउन द कंसनट्रेशन ग्रेडियंट अंदर नहीं आ रहा। सोडियम जो है अपनी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में मूव कर रहा है, पर वो साथ एक चीज़ यूज़ करे, प्रोटीन यूज़ करे, कैरियर प्रोटीन, जिसके थ्रू वो जा रहा है, तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगी। ठीक है, लेकिन जो ग्लूकोज जा रहा है, ग्लूकोज एनर्जी यूज़ कर रहा है। एनर्जी कहाँ से आ रही है? जो कि सोडियम की मूवमेंट फ्रॉम द हाई कंसनट्रेशन टू द लो कंसनट्रेशन से एनर्जी जनरेट हो रही है, वो ग्लूकोज यूज़ कर रहा है। तो ग्लूकोज के लिए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है क्योंकि डायरेक्टली एनर्जी इसे नहीं मिल रही। ग्लूकोज जिस तरह जा रहा है इसी तरह और पंप भी होता है, जिसमें सोडियम के साथ क्या चीज़ चली जाती है? अमाइनो एसिड। ठीक है, इसी तरह ग्लूकोज के साथ और भी फर्दर चीज़ें जा सकती हैं, बट प्रॉक्सिमल पार्ट के अंदर ग्लूकोज जा रहा होता है या अमाइनो एसिड जा रहे होते हैं, क्योंकि प्रायोरिटी हमारी ये है कि हमने इन चीज़ों को पहले रीअब्सॉर्ब करना है। ठीक है, ये प्रॉक्सिमल पीसीटी के अंदर हो रहा होता है। लेकिन अगर मैं डिस्टल पीसीटी की बात करूँ तो डिस्टल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर सोडियम अपने साथ क्लोराइड को भी लेके जाने लग जाता है। ठीक है, इसमें भी ग्लूकोज वाला हिसाब ये कि अमाइनो एसिड की जो है वो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये जो क्लोरीन है इसकी भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो हमने 3 यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स लगा लिए, सिम्पोर्टर्स जो हैं। अब यहाँ पर जब हम सोडियम एंटर करते जा रहे हैं, उसका तो हमने बाहर जाने का रास्ता रख लिया है कि सोडियम यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आके एक्यूमुलेट हो रही हैं, तो हमने वापस इनकी रीअब्जॉर्प्शन करानी है पेरियोडिकुलर कैपिलरीज के अंदर। तो अमाइनो एसिड के लिए यहाँ पर कुछ चैनल्स मौजूद होते हैं जो कि इसको बाहर निकालेंगे। ग्लूकोज के लिए चैनल्स मौजूद होंगे जो कि इसे बाहर निकाल देंगे यहाँ से। इसी तरह पोटाशियम के लिए यहाँ पर चैनल्स मौजूद होते हैं जो कि इसको बाहर निकाल देते हैं। ये सारा कुछ कहाँ है? बेसोलेटरल मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, बिसाइड्स दिस क्या हो रहा होता है कि ये सारे थे सिम्पोर्टर्स। एक एंटीपोर्टर भी यहाँ पर मौजूद होता है जो कि हाइड्रोजन को यहाँ से बाहर, यानी ट्यूब्यूल के अंदर एरो ज़्यादा आगे चला गया, उसको आपने कंफ्यूज नहीं करना है, और सोडियम को यहाँ पर से अंदर फेंक रहा होता है। अब हाइड्रोजन जब इस रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आ गया तो हाइड्रोजन क्या करता है कि जो हमारे पास फिल्टर होकर बाइकार्ब आया हुआ है ना, HCO3 नेगेटिव आया हुआ है, उसके साथ मिल जाता है, और हमारे पास इस ट्यूब्यूल के अंदर क्या चीज़ बन जाती है? H2CO3। H2CO3 ट्यूब्यूल के अंदर बन के वापस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें से जो वाटर होता है ये फिर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए डिफरेंट तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि ट्रांससेलुलर वाटर इस तरह सेल के दरमियान से चला जाए। दूसरा तरीका होता है कि पैरासेलुलर के जो 2 सेल्स हैं ना, अगर दूसरा सेल यहाँ पर वाक़ई है तो उसके इन दोनों के दरमियान से चले जाए। ठीक है, बेसिकली 2 सेल्स के दरमियान में टाइट जंक्शन मौजूद होता है, और जो टाइट जंक्शन पीसीटी के अंदर मौजूद होता है वाटर को अलाउ कर रहा होता है कि वाटर वहाँ से गुजर जाए। अब जो दोनों सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स के अंदर जब अमाइनो एसिड और सॉल्ट्स वगैरह जब बेसिकली जब ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो दोनों सेल्स अपने जो दरमियान वाला पोर्शन होता है, जो बिल्कुल इनके सेंटर में पोर्शन होता है, वहाँ पर ये अपने सॉल्ट्स फेंक देते हैं। कुछ सॉल्ट्स यहाँ पर भी आ जाते हैं ना, बिकॉज यहाँ पर गेट्स हैं, चैनल्स लगे हुए हैं, तो सॉल्ट्स यहाँ पर ज़्यादा हो जाते हैं। जब यहाँ सॉल्ट ज़्यादा हैं तो वाटर पैरासेलुलर रूट से भी आ जाता है, क्योंकि सॉल्ट्स यहाँ पर ज़्यादा हैं, वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू ही आ रहा होता है। तो जब वाटर आता है रीनल ट्यूब्यूल से बाहर, तो वाटर अपने साथ कुछ सॉल्ट्स वगैरह को भी जो उसके साथ लगे होते हैं उनको भी ले आता है। तो इस चीज़ को हम कह रहे होते हैं सॉल्वेंट ड्रैग। वाटर अपने साथ कुछ सॉल्यूट्स को भी ड्रैग करके ले आया है। ठीक है, वाटर जो था उसकी तो हो गई रीअब्जॉर्प्शन। अब ये जो
अंदर वाली हाइड्रोजन जो है यहाँ से बाहर निकल रहा है, इसकी कहानी भी रहती है। हाइड्रोजन जो बाहर निकल रहा है वो कैसे बन रहा है भाई, वाटर अंदर आ जाता है, तो वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड अंदर पड़ी होती है, दोनों मिलकर H2CO3 बनाते हैं। H2CO3 से फिर हाइड्रोजन पॉजिटिव जो होता है वो यहाँ पर से बाहर निकल जाता है, और बाइक आपके लिए यहाँ पर गेट्स लगे होते हैं, ठीक है, चैनल्स पड़े होते हैं जो कि बाइक आपको यहाँ पर से बाहर भेज देते हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कितने ज़्यादा चैनल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। जहाँ पर कौन कौन से हमने चैनल्स की बात की, यहाँ पर हमने सोडियम पोटाशियम ATPase की बात की, हमने अमाइनो एसिड को बाहर लेके जाने वाला चैनल पढ़ा, वो उसके बाद ग्लूकोज को बाहर लेके जाने वाला चैनल था, इसके अलावा बाइकार्ब को बाहर लेके जाने वाला चैनल था। ये सारी जो ट्रांसपोर्ट्स हो रही हैं ना सिवाय ATPase को निकाल के, ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है, लेकिन जो ATPase वाली है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स वगैरह होती हैं जो कि फिल्ट्रेट के अंदर प्रेजेंट होती हैं, बड़ी प्रोटीन्स नहीं, छोटी छोटी, जैसे इंसुलिन वगैरह हो गई। एक और बात कि जो हीमोग्लोबिन होता है ना नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर टेट्रामर के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन अगर वो डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी कोई मसला चल रहा है हीमोग्लोबिन का बॉडी के अंदर, ठीक है, तो डाइमर की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो डाइमर उसका बहुत छोटा सा होता है, वो फिर GFR का पार्ट बन जाता है। GFR का पार्ट बनने के बाद फ्री हीमोग्लोबिन भी इसी तरह इंसुलिन की तरह PCT के सेल्स के अंदर चली जाती है, और जब वहाँ पर इंसुलिन की तरह इसकी ब्रेकडाउन होती है तो वो फ्री आयरन बना देती है, और फ्री आयरन वहाँ पर फिर PCT के सेल्स को के लिए टॉक्सिन होता है और एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो जाता है, ठीक है। तो इंसुलिन वगैरह आ जाती हैं, अब उनकी वापस यहाँ पर रीअब्सॉर्प्शन होकर PCT के सेल्स उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उससे अमाइनो एसिड बना लेते हैं, ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर ग्लूकोनेजेनेसिस भी उससे करा लेते हैं। तो प्रोटीन किस तरह जाती है PCT के सेल्स के अंदर, पिनोसाइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू, और पिनोसाइटोसिस का प्रोसेस इज़ एनर्जी रिक्वायरिंग, ठीक है। तो प्रोटीन ने यहाँ पर जाना होता है, बिल्कुल वही क्लैदरिन वाला सिस्टम यहाँ पर आता है, मेम्ब्रेन के ऊपर ये मेम्ब्रेन है तो यहाँ पर इस तरह बनेगा, और नीचे क्लैदरिन प्रोटीन आएगी, और वो सारा सिस्टम होकर तो प्रोटीन को अंदर ले जाएंगे। PCT के सेल्स जो ट्यूबुलर ल्यूमेन की तरफ इनकी जो साइड्स होती है वहाँ पर काफ़ी इस तरह स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती हैं, जिसे हम कहते हैं कि ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट है, और इनके पास काफ़ी ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि इस तरह अपने आप को यहाँ पर उन्होंने अरेंज किया होता है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होनी है और उसके लिए एनर्जी चाहिए। अच्छा, लेकिन अब अगर हम आगे आएँ, हम बात करें डिसेंडिंग वाले पार्ट के, डिसेंडिंग वाले पार्ट को हम यहाँ बना लेते हैं, वहाँ पर बहुत गंद मच गया है। तो डिसेंडिंग वाले पार्ट के जो सेल्स होते हैं इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी कम होते हैं, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव भी कम होते हैं, और इनके पास कोई ब्रश बॉर्डर नहीं होता, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई खास काम करना नहीं है, ठीक है। एक जनरल सी अगर मैं आपको रूल बताऊँ तो क्या होता है कि अगर ये नेफ्रॉन है हमारा, तो इसमें जो ये वाला पोर्शन होता है और जो ये वाला सारा डिसेंडिंग पोर्शन होता है वाटर परमिएबल होता है, लेकिन फिर उसके बाद असेंडिंग पोर्शन और प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये वाटर को अलाउ नहीं करता कि वो यहाँ से गुजरे, लेकिन इससे आगे वाला जो फर्दर पोर्शन होता है वो कहता है कि सही है, अगर तो मेरा हो जाता है ना, प्रॉपर सेटिंग हो जाती है, मुझे हार्मोन आके कह देता है कि आप कर दो तो मैं कर दूंगा, तो ये हार्मोनल डिपेंडेंट होता है। ADH एल्डोस्टेरोन वगैरह की बात यहाँ पर मानी जा रही होती है एंड वाले पोर्शन में, ठीक है। इस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होता है, जो डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग के अंदर सेल्स होते हैं उनके पास ये इनकी करेक्टरिस्टिक्स आ गई, यहाँ पर से वाटर बाहर जा रहा होता है, लेकिन सॉल्ट्स कोई खातिर ख्वाह बाहर नहीं जा रहे होते। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो कंसनट्रेशन होती है वो ऑलमोस्ट 300 अगर है अंदर ट्यूब्यूल के, तो यहाँ पर से सोडियम की, तो यहाँ पर पहुँचते पहुँचते भी 300 ही रहती है, क्योंकि वाटर भी तो हमने जितना सोडियम एब्सॉर्ब किया वाटर भी उसके साथ उतना चला गया है, वो है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर जो है वाटर को हम बाहर निकाल रहे हैं असेंडिंग वाले पोर्शन में, ठीक है। ये इमेजिन करें कि लूप नीचे पड़ी हुई है, ठीक है, डायग्राम अजीब सी बनी हुई है। तो ये जो असेंडिंग वाला पोर्शन हो, डिसेंडिंग वाला सॉरी पोर्शन होगा सारा, यहाँ पर से वाटर चूँकि बाहर जा रहा होगा तो सोडियम इतना खातिर हुआ बाहर नहीं जा रहा, तो फर्दर नीचे आते तक इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और ऑस्मोलैरिटी जब लूप बनता है तब ऑलमोस्ट इंटरस्टिशियम वाली होती है, इंटरस्टिशियम में 1200 होती है, तो यहाँ पर भी 800 से 1200 के दरमियान ही ऑस्मोलैरिटी पहुँची हुई होती है, ठीक है। तो लूप वगैरह, लूप का हिसाब भी वही हो जाता है जो कि असेंडिंग का हिसाब था। अब हम फर्दर आगे चलते हैं, डिसेंडिंग का हिसाब था, ठीक है, फॉरगिव इट। हम आगे चलते हैं, हम आते हैं असेंडिंग वाले पे, ठीक है। असेंडिंग वाले पोर्शन के अंदर क्या होता है कि इसका कुछ थिन पार्ट होता है और एक थिक पार्ट होता है। हम बात करेंगे थिक पार्ट पे, क्योंकि उस पर एक सेल प्रेजेंट है और जिस जो इस तरह काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है। मैंने आपसे बात की कि रीनल ट्यूब्यूल पूरे पर बेज़ोलेटरल साइड पर सोडियम पोटाशियम ATPase प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस पर भी प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल। सोडियम पोटाशियम ATPase प्रेजेंट है जो कि 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटाशियम को अंदर फेंक रहे हैं, ऑलराइट।
हमने यहाँ पर देखा कि जब इतना ज़्यादा पोटाशियम अंदर आ रहा था और इतना सोडियम बाहर जा रहा था, तो लिमिनल साइड पे कुछ चीज़ें थी जो कि उसको कंपनसेट कर रही थी। बट लिमिनल साइड पे जो चीज़ें होंगी रीनल ट्यूब्यूल के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो उसे कंपनसेट कर रही होंगी, वो डिफरेंट होंगी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल। यहाँ पर हमारे पास ये ट्राइपोड प्रेजेंट होता है जो कि सोडियम 1, पोटाशियम 1 और 2 क्लोराइड को अंदर लेके आ रहा होता है। अब क्योंकि अंदर क्लोरीन और पोटाशियम ज़्यादा हो गए हैं, तो क्लोरीन को बाहर निकालने के लिए यहाँ पर एक चैनल मौजूद होता है बेसोलेटरल साइड पर, और पोटाशियम को बाहर निकालने के लिए चैनल मौजूद होता है बेसोलेटरल साइड पर भी और लिमिनल साइड पर भी और बेसोलेटरल साइड पर भी। ठीक है, यहाँ पर इतने चैनल्स मौजूद हैं। आगे चलते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि यहाँ पर वाटर का कोई लेन देन नहीं हो रहा। हम असेंडिंग लुक की बात करें, यहाँ पर वाटर कम्प्लीटली ये इम्पर्मिएबल है, ये बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही होती। तो जैसे जैसे हम ऊपर चलते चलते जाते हैं, तो यहाँ पर वाटर क्योंकि अंदर ही हम रिटेन करते जा रहे हैं, तो इसको हम कह रहे होते हैं कॉर्टिकल डाइल्यूटिंग सेगमेंट। ये वाला जो सीन मैंने आपको बताया सेल का, ये प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल तक यही सूरत हाल चल रही होती है। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल शुरू होता है तो यहाँ पर हमारे पास मैक्यूला डेंसा वाले सेल्स आ जाते हैं, जिनका काम रेनिन से रिलेटेड है, वो हम साइड पर रखते हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर जो प्रॉक्सिमल वाली हमने सारी बात की, यहाँ पर 65% ऑफ द वाटर, 65% ऑफ द NaCl, लेकिन ग्लूकोज और माइनस 100% और 60 to 65% क्लोरीन यहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर PCD के सेल्स ही होते हैं जो कि इनएक्टिव वाइटामिन डी को एक्टिव वाइटामिन डी के अंदर कन्वर्ट कर रहे होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द PTH, मतलब PTH उसको स्टिमुलेट कर रहा होता है। ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ही के सेल्स होते हैं जो कि PTH के ज़रिए फॉस्फेट को यहाँ पर ट्रैश कर रहे होते हैं, फॉस्फेट अंदर आ रहा है या सिक्रीट हो रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपको एक और बात बताऊँ कि कुछ चीज़ें और भी सिक्रीट हो रही होती हैं, सारी हमने रीअब्जॉर्प्शन की बात की जब हम पहले बात कर रहे थे, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि PCD के अंदर डाली जा रही होती हैं। इन चीज़ों में आ जाते हैं कुछ ऑर्गेनिक एसिड या बेसिस वगैरह, जिनके अंदर बाइल साल्ट्स, ऑक्सलेट्स, ड्रग्स वगैरह आ जाती हैं, जिनके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन यूज़ की जाती थी क्योंकि वो बहुत आराम से इस तरह PCD से निकल जाती थी और वो यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो जाती थी, और हम चाहते थे कि ब्लड के अंदर ज़्यादा देर रहे ताकि इसका इफेक्ट रहे ब्लड के अंदर। तो हम कुछ ऐसे ड्रग्स देते थे जो कि यहाँ पर उसकी सिक्रीशन कराने वाले चैनल्स को ब्लॉक कर दें। ठीक है, इसके अलावा वेनाइलाइल मेंडेलिक एसिड VMA जो कि ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन का, वो भी यहाँ पर सिक्रीट हो रहा होता है इनटू द रीनल ट्यूब्यूल्स, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन यूरिन के अंदर ज़्यादा हो जाती है इन द केस ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, अगर अब हम इसकी बात करें जो हमने असेंडिंग वाले पोजीशन की बात की, तो उसके अंदर 65% ऑफ सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं लेट डिस्ट्रीब्यूल ट्यूब्यूल की तरफ या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल की तरफ। ठीक है, इधर भी हम यूँ ही करेंगे कि हम एक सेल को उठा लेंगे और हम फिर उस सेल के ऊपर सारा बताएंगे कि यहाँ पर असल में सूरत हाल क्या पैदा हो रही होती है। सोडियम पोटाशियम ATPase बिल्कुल यहाँ पर भी होगा, 3 सोडियम बाहर जा रहे होंगे, 2 पोटाशियम अंदर आ रहे होंगे। ठीक है, सोडियम के लिए यहाँ पर अंदर आने के लिए कोई चीज़ पड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पर सोडियम और क्लोराइड दोनों इकट्ठे अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा क्लोराइड जो है एक और तरीके से भी अंदर आ रहा होता है, जहाँ पर क्लोराइड के चैनल्स लगे होते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा क्लोराइड अंदर आ रहा है, उसे भी तो बाहर निकालना पड़ेगा, तो भाई यहाँ पर हमने क्लोराइड को लेके जाने वाले चैनल लगाए होते हैं जिससे क्लोराइड बाहर चला जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक सोडियम क्लोराइड भी चैनल होता है जिससे जो है क्लोराइड तो बाहर चला जाता है पर सोडियम अंदर आ जाता है। क्लोराइड को हमने बाहर निकाल दिया, सोडियम को हम अंदर ले आए, सोडियम फिर यहाँ पर से बाहर जा रहा है। ठीक है, ATPase से। अब अगर हम बात करें लूप डायूरेटिक्स कहाँ पर वर्क करती हैं, तो इसके ऊपर लूप डायूरेटिक्स काम कर रही होती हैं। ठीक है, और अगर थायराइड की बात करें तो थायराइड NaCl इस वाले पे काम कर रही होती है, इस इम्पोर्टर पर। यहाँ पर ऑलमोस्ट 10% NaCl आया था फिल्ट्रेट के अंदर, जब फिल्ट्रेट आया था, और ऑलमोस्ट 5 से 7% यहाँ पर रीअब्सॉर्ब हो जाता है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं फर्दर। आगे हमारे पास 2 सेल्स आ जाते हैं जिनकी हमने बात करनी है, एक इंटरक्लेटेड सेल और एक आ जाता है प्रिंसिपल सेल्स। इंटरक्लेटेड सेल्स 2 प्रिंसिपल सेल्स के दरमियान पड़े होते हैं। ये इंटरक्लेटेड सेल है और यहाँ पर एक प्रिंसिपल सेल है। अगर यहाँ पर प्रिंसिपल सेल है तो इस तरह इंटरक्लेटेड सेल दरमियान में पड़ा होता है। इसको हम अलग बना के देखते हैं। बस एक बात मैं आपको बताती चलो, फिर हम आगे मूव करते हैं कि यहाँ पर जब आता है ना सारा कुछ फिल्ट्रेट यहाँ पर आता है, तो यहाँ के जो 2 सेल्स होते हैं उनके दरमियान में टाइट जंक्शंस होते हैं, पर वो टाइट जंक्शंस वाटर टाइट होते हैं। यहाँ पर पहले टाइट जंक्शंस वाटर टाइट नहीं थे, ये जंक्शंस वाटर टाइट होते हैं। और इधर जैसे हमने बात की कि पोटाशियम जो होता है वो यहाँ पर इस तरह सेक्रीट हो रहा होता है पोटाशियम। ठीक है, यहाँ पर ये पोटाशियम बाहर जा रहा है, पोटाशियम अंदर आ रहा है, पोटाशियम बाहर जा रहा है, पोटाशियम अंदर आ रहा है। ठीक है, पोटाशियम की इंपॉर्टेंस इसलिए है कि पोटाशियम यहाँ पर अंदर आ रहा होता है तो वो यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी प्रोड्यूस कर देता है। बेसिकली कोई भी चीज़ अगर अपनी हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करिए, इधर ये जो ग्रेडियंट है ये उसकी कंसनट्रेशन का ग्रेडियंट है या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट है, मिला के हमसे कह रहे होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। तो हम उसे वही कह रहे होते हैं कि भाई अलॉन्ग द कंसनट्रेशन है तो वो डिफ्यूजन है, अगर तो वो ट्रांसपोर्टर यूज़ करिए तो फैसिलिटेटेड है। ठीक है,
मैं जो पॉइंट यहाँ पर बनाना चाह रही हूँ वो ये है कि यहाँ पर क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हुई होती है, तो जो मैग्नीशियम और कैल्शियम आ रहे थे फिल्ट्रेट के अंदर वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाते। वो आराम से यहाँ पर देखते हैं कि टाइट जंक्शन पड़े हुए हैं, वाटर को जाने नहीं दे रहे, तो हमें तो जाने देंगे, तो वो यहाँ से निकल जाते हैं कि टाइट जंक्शन से अलाउ करते हैं और वो टाइट जंक्शन के थ्रू निकल जाते हैं, रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। अगर तो यहाँ पर इसके कैल्शियम और मैग्नीशियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही और भी कुछ साल्ट्स की होती है, ऑस्टियोपोरोसिस जल्दी हो सकता है वुमेन के अंदर। बहरहाल हम बात कर रहे थे इंटरक्लेटेड सेल्स की। इंटरक्लेटेड सेल्स ना 2 तरह के होते हैं। इंटरक्लेटेड सेल्स इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो एसिड बेस बैलेंस के अंदर अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। इस साइड पे हमने बनाया इंटरक्लेटेड सेल्स, प्रिंसिपल सेल है और ये इंटरक्लेटेड सेल्स है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पहले इंटरक्लेटेड सेल्स की।